नमस्कार, बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 14 जून के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। ये सारे के सारे करंट अफेयर्स आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बैंकिंग के एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी के एग्ज़ाम हो या फिर अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स। आइए सबसे पहले नेशनल करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया है जिसका शीर्षक है गवर्नमेंट लॉन्चेज प्रोजेक्ट O2 टू मीट ग्रोइंग डिमांड्स फॉर मेडिकल ऑक्सीजन। तो यहाँ पर कहा गया है कि द सेंटर हैज लॉन्च्ड प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया टू स्टेप अप production of medical oxygen to meet the potential increase in demand due to further wave of the pandemic। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 की दूसरी लहर में हमारे देश में और मेडिकल ऑक्सीजन का बहुत ही ज़्यादा किल्लत देखा गया, और इसी को देखते हुए भारत सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट O2 लॉन्च किया गया है, जिसमें मेडिकल ऑक्सीजन की उत्पादन को और सप्लाई को बढ़ाने का काम किया जाएगा। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना जो है भारत सरकार के द्वारा लाई गई है, इसको आप लोग याद रखेंगे, और योजना का नाम है प्रोजेक्ट O2। अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि ये योजना प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय भारत सरकार की एक पहल है और उसी के तहत यहाँ पर काम किया जाएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अंडर द प्रोजेक्ट अ नेशनल कंसोर्टियम फॉर ऑक्सीजन इज मेड टू एंश्योर सप्लाई ऑफ क्रिटिकल रॉ मटेरियल सच एज जियोलाइट, सेटिंग अप ऑफ स्मॉल ऑक्सीजन प्लांट्स, मैन्युफैक्चरिंग कंप्रेसर, फाइनल प्रोडक्ट्स सच एज ऑक्सीजन प्लांट, कॉन्सेंट्रेटर्स एंड वेंटिलेटर्स। तो ये जितने भी सामान हैं और उनकी सप्लाई में कोई कमी ना हो, इसको ध्यान में रख करके एक नेशनल कंसोर्टियम ऑफ ऑक्सीजन को निर्माण किया गया है, जो कि ये सुनिश्चित करेगा कि इन सामानों की किल्लत हमारे देश में ना हो। तो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आपको यहाँ पर याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और खास करके आपको ये याद रखना है कि ये जो इनिशिएटिव है वो ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के द्वारा इनिशिएट किया गया है, उसी के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। आइए देख लेते हैं दूसरे न्यूज को, और दूसरा न्यूज है वॉर हिस्ट्री इन 5 ईयर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार के द्वारा भारत के युद्धों और अभियानों के इतिहास का एक संकलन, उसका प्रकाशन और संग्रह की एक योजना बनाई गई है। और यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा ये कहा गया है कि ये सारा का सारा काम 5 सालों में पूरा कर लिया जाएगा। तो आपको ईयर याद रखना है कि इस काम के लिए जो है कितना ईयर जो है रखा गया है डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। आइए देख लेते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट न्यूज को, और यहाँ पर न्यूज है MP टू लॉन्च युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के द्वारा युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान को शुरू करने की बात कही गई है। तो आपको याद रखना है कि इस अभियान का नाम क्या है। तो इस अभियान का नाम है युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान, और इसे जो है मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा शुरू किया जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि इन द युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान कॉलेज टीचर्स and around 16 lakh students will be made aware of corona infection by learning COVID appropriate behavior and vaccination। तो यहाँ पर मुख्य रूप से टीचर्स की सहायता ली जाएगी और स्टूडेंट्स की सहायता से इस अभियान को चलाया जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इस अभियान को आपको याद रखना है, जो कि मध्य प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। आइए देख लेते हैं एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ को, और यहाँ पर न्यूज़ है PM मोदी टू एड्रेस हाई लेवल वर्चुअल UN मीट ऑन डिसर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन एंड ड्राउट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इस न्यूज़ में कहा गया है कि द प्राइम मिनिस्टर मोदी, द प्रेसिडेंट ऑफ 14th सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज to the United Nations Convention to Combat Desertification will address the high level dialogue today। यानी कि मंडे को हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा UNCCD, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बेट डिसर्टिफिकेशन, उसके 14th सेशन को जो है एड्रेस किया जाएगा। और आपको ये भी याद रखना है कि ये जो 14th सेशन है उसके प्रेसिडेंट खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं। तो यहाँ पर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। आपको याद रखना है कि कौन से नंबर का ये सेशन है जिसको कि
प्राइम मिनिस्टर के द्वारा संबोधित किया जाएगा। और यहाँ पर UNCCD का जो है फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, क्योंकि आपसे एग्जाम में इसके फुल फॉर्म को पूछा जा सकता है। आइए अब कुछ इंटरनेशनल न्यूज को देख लेते हैं। और यहाँ पर एक न्यूज आया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और न्यूज इजराइल से जुड़ा हुआ है, जिसका शीर्षक है नफ्ताली बेनेट द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल। तो यहाँ पर कहा गया है कि द फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर एंड 49-year-old नफ्ताली बेनेट इज द इजराइल न्यू प्राइम मिनिस्टर आफ्टर द पार्लियामेंट अप्रूव्ड अ न्यू गवर्नमेंट ऑन संडे। तो आपको याद रखना है कि इजराइल के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं और उनका नाम है नफ्ताली बेनेट। आइए एक और इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज को देख लेते हैं। न्यूज है अल्बानिया, ब्राजील, गैबोन, घाना, UAE इलेक्टेड टू UN सिक्योरिटी काउंसिल फॉर 2020-23 टर्म। तो यहाँ पर कुछ देशों के नाम दिए गए हैं और वे देश हैं अल्बानिया, ब्राजील, गैबोन, घाना और UAE, जिन्हें की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर की तरह 2022 से 2023 के टर्म के लिए चुना गया है। तो आपको इन देशों का नाम याद रखना है। हाल फिलहाल में जो भी एग्जाम होंगे वहां पर आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से वो देश हैं जिनको कि नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में UN सिक्योरिटी काउंसिल में जगह दी गई है। यहां पर यह भी कहा गया है कि ऑल द 5 कंट्रीज वोन द इलेक्शन अनअपोज्ड as they were the only candidate from their respective regional groups weighing for the allotted seats on the council। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे देश जो है अनअपोज्ड यानी कि निर्विरोध चुने गए हैं। आइए एक और इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज को देख लेते हैं और न्यूज का शीर्षक है घाना प्लांट 5 मिलियन ट्रीज इन सिंगल डे टू कॉम्बेट डिफोरेस्टेशन। तो यहाँ पर आपको देश का नाम याद रखना है और देश का नाम है घाना। और यहाँ पर जो है घाना के द्वारा एक ही दिन में 5 मिलियन ट्रीज को जो है प्लांट किया गया है, रोपा गया है। और इसका कारण है डिफोरेस्टेशन, यानी कि जो वहाँ के जंगलों का ह्रास हो रहा है, उसमें कमी आ रही है, उसको देखते हुए घाना के द्वारा जो है ये फैसला लिया गया है। तो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए घाना के द्वारा युद्ध स्तर पर पेड़ों को रोपा जा रहा है। और आपको याद रखना है कि 5 मिलियन ट्रीज को जो है सिंगल डे में जो है घाना के द्वारा प्लांट किया गया है, रोपा गया है। अगर हम बात करें घाना की, तो ये एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है जो कि सोने की खदान के लिए जाना जाता है। और यहाँ पर कहा गया है कि 1990 के बाद से वहां पर जितने भी जंगल पाए जाते थे उसके सिर्फ 1/5 ही वहां पर अब बचे हुए हैं, जिसके कारण उस देश को जो है जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी को देखते हुए घाना के द्वारा पेड़ों को रोपने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। तो आपको कंट्री का नाम याद रखना है और रीजन याद रखना है किस लिए घाना के द्वारा यह फैसला लिया गया है। आइए अब कुछ बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज को देख लेते हैं। और यहां पर एक न्यूज आया है और न्यूज का शीर्षक है सेंटर अप्रूव सपोर्ट ऑफ ₹498.8 करोड़ टू बूस्ट इनोवेशन इन डिफेंस सेक्टर। तो यहां पर केंद्र की सरकार के द्वारा 498.8 करोड़ का एक पैकेज दिया गया है और ये पैकेज डिफेंस सेक्टर में इनोवेशन को बढ़ाने के लिए दिया जाएगा। इस न्यूज में कहा गया है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्स अ बजटरी सपोर्ट ऑफ ₹498.8 करोड़ टू इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सलेंस, शॉर्ट में हम बोलते हैं इसको IDX, एंड डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। यहां पर यह बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको IDEXDIO इसका फुल फॉर्म याद रखना है। इसका फुल फॉर्म होता है इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सलेंस एंड डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका मेन पर्पस है डिफेंस में इनोवेशन, नई तकनीक को बढ़ावा देना। और यहां पर इसी को बढ़ावा देने के लिए सेंटर के द्वारा कुछ बजट एलोकेट किए गए हैं और आपको वो राशि याद रखनी है और वो राशि है 498.8 करोड़। यहां पर कहा गया है डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा कि द फंड विल बी यूज्ड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू नियरली 300 स्टार्टअप, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस एंड इंडिविजुअल इनोवेटर्स विद द लार्जर गोल ऑफ इंश्योरिंग सेल्फ रिलायंस इन द डिफेंस सेक्टर। तो जैसा कि मैंने कहा कि डिफेंस सेक्टर में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए
सरकार के द्वारा इस बजट का यूज किया जाएगा और यहाँ पर जो भी स्टार्टअप होंगे, एमएसएमईज होंगे या फिर कोई इंडिविजुअल कोई नया तरह के डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड कोई इनोवेशन कर रहा है, कोई नया खोज कर रहा है, तो उसको इस पैसे से सपोर्ट किया जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ध्यान में रखेंगे। आइए अब कुछ स्पोर्ट्स न्यूज़ को देख लेते हैं और यहाँ पर एक न्यूज़ आया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और न्यूज़ का शीर्षक है विनू माकंड नेम इन आईसीसी हॉल ऑफ फेम लिस्ट एड ऑफ WTC फाइनल। तो यहाँ पर भारत के दिग्गज क्रिकेटर विनू माकंड को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जगह दिया गया है और इस न्यूज़ में कहा गया है कि द 10 लीजेंड्स ऑफ द गेम टू बी इंडक्टेड have all made a significant contribution to the history of Test cricket and join an illustrious list of ICC Hall of Famers, taking the total number to 103 as a result of this intake। यानी कि इन 10 खिलाड़ियों को हॉल ऑफ फेमर्स में इंडक्ट करने के बाद जो टोटल संख्या है वो बढ़कर हो गई है 103। तो इसको भी आपको याद रखना है और आपको ये भी याद रखना है कि कितने खिलाड़ियों को प्रेजेंट में यहाँ पर ऐड किया गया है और उनकी संख्या है 10। और आपको ये भी याद रखना है कि भारत की तरफ से विनू माकंड को जो है यहाँ पर स्थान दिया गया है। आइए एक और इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स न्यूज को देख लेते हैं जिसका शीर्षक है स्पोर्ट्स मिनिस्टर लॉन्चेज सेंट्रल एथलीट इंजरी मैनेजमेंट सिस्टम फॉर ट्रेनिंग ऑफ एथलेटिक्स फॉर ओलंपिक्स 2024 एंड बियॉन्ड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स किरण रिजिजू के द्वारा एक सेंट्रल एथलीट इंजरी मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे हम शॉर्ट में CAIMS कहते हैं, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, फुल फॉर्म है सेंट्रल एथलीट इंजरी मैनेजमेंट सिस्टम, उसकी शुरुआत की गई है टू सपोर्ट एथलीट ड्यूरिंग द इंजुरी टाइम। यहाँ पर CAIMS का जो उद्देश्य है वो ये है कि अगर किसी खिलाड़ी को चोट लगती है, अगर वो इंजर्ड हो जाता है, तो उसे जो है उसी के स्थान पर जो है एक मेडिसिन सपोर्ट, एक रिहेबिलिटेशन का सपोर्ट दिया जाए। यहाँ पर ये कहा गया है कि CAIMS विल हेल्प टू स्टैंडर्डाइज एप्रोप्रिएट इंजुरी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉर एथलीट अक्रॉस द कंट्री। तो चोटिल जो खिलाड़ी होते हैं उनको सही तरीके से इलाज मिल पाए, वो सही तरीके से अपने खेल में वापस लौट पाएं, उसके लिए जो है इस सुविधा को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। और आपको याद रखना है CAIMS, उसका फुल फॉर्म। आइए अब आज के इंपॉर्टेंट डेज के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। आज है 14 जून और आज हम वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं इस डे को। तो याद रखिएगा 14 जून वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। अगर हम वर्ल्ड ब्लड डोनर डे की बात करें तो WHO के द्वारा 14 जून को इसको हर साल सेलिब्रेट किया जाता है टू रेज ग्लोबल अवेयरनेस ऑफ द नीड फॉर द सेफ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स फॉर ट्रांसफ्यूजन। तो इस उद्देश्य से WHO के द्वारा 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे सेलिब्रेट किया जाता है। अगर हम इस साल के स्लोगन की बात करें यानी कि थीम की बात करें तो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे का थीम है गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थीम आपको याद रखना होता है और आपको इस बार का भी थीम याद रखना है और थीम है गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। तो जो भी इंपॉर्टेंट डेज होते हैं उसके थीम को बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और मैंने आपको यहाँ पर थीम दे दिया है और आपको भी इसको याद रखना है। अगर हम इसके हिस्ट्री की बात करें कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब से मनाया जाने लगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि द फर्स्ट वर्ल्ड ब्लड डोनर डे वाज ऑब्जर्व्ड बाय WHO इन 2004, यानी कि इसकी शुरुआत 2004 में की गई थी एंड वाज डिक्लेयर्ड एज एन एनुअल ग्लोबल इवेंट इन द 58th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इन 2005। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि 14 जून को ही क्यों हम ब्लड डोनर डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं तो यहाँ पर इसकी भी जानकारी है और कहा गया है कि द डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ऑस्ट्रियन बायोलॉजिस्ट एंड फिजिशियन कार्ल लैंडस्टेनर। आप सभी इनका नाम जानते हैं। ही इज कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ मॉडर्न ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो याद रखिएगा कि 14 जून का जो डेट है वो इसीलिए लिया गया क्योंकि ये जो है
बर्थ एनिवर्सरी है कार्ल लैंडस्टेनर का, जिन्हें कि हम मॉडर्न ब्लड ट्रांसफ्यूजन के फाउंडर के रूप में जानते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसको आपको याद रखना है। आइए अब आज के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट स्कीम के बारे में, और उस स्कीम का नाम है फेम इंडिया स्कीम। यहाँ पर फेम का मतलब होता है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो आपको याद रखना है फेम का फुल फॉर्म, जिसका फुल फॉर्म मैंने क्या बताया, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल। ये योजना भारत सरकार के द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण और उसके इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। इसका जो पहला चरण है उसे 1 अप्रैल 2015 को लागू किया गया, जो कि 2019 तक चला। इसका जो दूसरा योजना है वो 1 अप्रैल 2019 को शुरू किया गया और ये जो है 2022 तक पूरा होगा। यानी कि अभी हमारे देश में फेम का दूसरा चरण चल रहा है। इसको लेकर के एक न्यूज़ भी आया था और यहाँ पर कहा गया है कि फेम 2 में सरकार ने जो है यहाँ पर एक संशोधन किया है। सरकार के द्वारा यहाँ पर 2 पहिया वाहनों के निर्माण के लिए और उसकी बिक्री के लिए कुछ प्रोत्साहन दिया जाता है। और यहाँ पर कहा गया है कि भारी उद्योग मंत्रालय ने भारत में निर्मित इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहनों के प्रोत्साहन के लिए, यानी कि सब्सिडी में जो है उसमें बढ़ोतरी की है। पहले ये जो सब्सिडी थी वह 10,000 रुपये पर किलोवाट आवर थी, जिसे कि बढ़ा करके 15,000 रुपये प्रति किलोवाट आवर कर दिया गया है। तो याद रखेंगे इस योजना के बारे में। आइए अब आज के करंट अफेयर्स पर आधारित कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं आपको 10 क्वेश्चन दूंगा और आपको इन 10 क्वेश्चंस का आंसर मुझे कमेंट करना है। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। और क्वेश्चन नंबर 1 है, विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन कंट्री। और आपके ऑप्शन है प्रोजेक्ट O2, ऑपरेशन O2, मिशन O2 और डी है नॉन ऑफ द एबव। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। और क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया इज द इनिशिएटिव ऑफ हुज ऑफिस। और यहाँ पर आपके ऑप्शन है ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, सी है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री और डी है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। और क्वेश्चन नंबर 3 है, इन हाउ मेनी ईयर्स विल द कंपाइलेशन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडियाज वार एंड कैंपेन बी कंप्लीटेड। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इसे कितने सालों में जो है कंप्लीट किया जाएगा। और आपके ऑप्शन है 10 ईयर्स, 5 ईयर, 2 ईयर्स एंड 1 ईयर्स। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। और क्वेश्चन नंबर 4 है, विच स्टेट विल लॉन्च युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान। तो किस राज्य के द्वारा युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान लॉन्च किया गया है। और आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। और क्वेश्चन नंबर 5 है, विच सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन विल बी एड्रेस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। और यहां पर आपके ऑप्शन है 16th, 15th, 14 एंड 13। तो आपको याद ही होगा, मैंने आपको चर्चा किया है इसके बारे में। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। और क्वेश्चन नंबर 6 है, विच इंडियन प्लेयर्स हैज बीन इंडक्टेड इनटू द आईसीसी हॉल ऑफ फेम। और आपके ऑप्शन है वीनू माकन, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। और क्वेश्चन नंबर 7 है, इन विच ईयर द फर्स्ट वर्ल्ड ब्लड डोनर डे वाज ऑब्जर्व बाय WHO। और आपके ऑप्शन है 2001, 2002, 2003, 2004। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। और क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल। और आपके ऑप्शन है बेंजामिन नेतन्याहू, दूसरा है नफ्ताली बेनेट और तीसरा है रूवेन रिवलिन और चौथा है नॉन ऑफ द एबव। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। और क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ दिस कंट्री हैव बीन इलेक्टेड एज नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और आपके ऑप्शन है अल्बानिया, ब्राजील, गैबन और चौथा है ऑल ऑफ द एबव।
आइए देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन को, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 को। और क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ मच बजटरी सपोर्ट हैव बीन अप्रूव्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टू इंक्रीज रिसर्च एंड इनोवेशन इन डिफेंस सेक्टर। और आपके ऑप्शन है 98 करोड़, 500 करोड़, 498.8 करोड़ एंड 499 करोड़। तो ये 10 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं और मैं आशा करता हूं कि आप 10 में 10 का स्कोर करेंगे, अगर आपने सारी बातों को ध्यान से सुना होगा तो। आशा करता हूं कि आपको आज का ये डेली करंट अफेयर्स पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं करंट अफेयर्स के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।